हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, डायोड्स पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ ही हम पढ़ेंगे। ओके, तो सेमीकंडक्टर जैसा आपको पता है, कंडक्टर तीन टाइप के, कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दिस आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, सो ये बताने की ज़रूरत नहीं, कंडक्टर करंट को फ्लो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की होती है और इन बिटवीन सेमीकंडक्टर की है, और सबसे कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स की है। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। Devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are the basic building blocks of all the electronic circuit। ठीक है, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, ठीक है, एक जो बेसिक चीज़ है वो क्या है कि जिसमें ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना जिसमें हम कंट्रोल करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सके। ठीक है, करंट का फ्लो का कंट्रोल हमारे पास हो, ठीक है, कोई और फैक्टर पे ना हो। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948 सच डिवाइसेस वर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स। तो 98-48 में ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हुई। अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में इसके बारे में हम। ठीक है, उससे पहले ऐसे डिवाइसेस हमारे पास क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिसे वॉल्व भी कहते थे। ओके, वैक्यूम ट्यूब में जो वैक्यूम डायोड था, ठीक है, इसमें क्या था, दो इलेक्ट्रोड थे, एनोड और कैथोड। ठीक है, और ट्रायोड भी था जिसमें तीन इलेक्ट्रोड थे, कैथोड प्लेट, ग्रेडोड, टेट्रोड और पेंटोड। इन वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द heated cathode and the control flow of electron in vacuum obtained by the varying voltage between its different electrode। ठीक है, तो क्या करते थे वैक्यूम ट्यूब में, कैथोड को हीट किया, कैथोड को हीट किया तो हम पढ़ चुके हैं, तो कैथोड को हीट करेंगे तो उसमें थर्मियंस था ना, थर्मल इलेक्ट्रॉन, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसको हम कैसे कंट्रोल करते थे, वोल्टेज को वेरी करके इस करंट को कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब इसकी दिक्कत क्या थी देखो, तो इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड इन दियर इंटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड स्पेस, और अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन में लूज दियर एनर्जी ऑन कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल इन देयर पाथ। ठीक है, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम की ज़रूरत थी। नाम ही है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम डायोड, तो वैक्यूम की ज़रूरत थी। ठीक है, वैक्यूम की ज़रूरत क्यों थी, अगर वैक्यूम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे रास्ते में, ठीक है, ट्यूब के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे टकरा जाएंगे और अपनी एनर्जी वहाँ लूज़ कर देंगे। ठीक है, इन दिस डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ से, क्योंकि कैथोड में ही वो कैथोड को हीट करके तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैथोड को हीट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैथोड से एनोड की तरफ ही जा सकता था, जिसलिए इनका नाम वॉल्स भी कहता है। वॉल्स एक ही तरफ फ्लो कर रहा है, जैसे आपको पता है ना, हार्ट में वॉल्व होता है कि जो फ्लो आर्टरी से, सॉरी नॉट आर्टरी, ऑट्रियम से वेंट्रिकल में जा सकता है, वापस बैक फ्लो नहीं हो सकता है, वैसे वॉल्व एक ही कैथोड से एनोड की तरफ ही जा सकता था। ठीक है, अब देखो इसके जो इसके डीमेरिट्स थे, ओके, जो लिमिटेशन थी, बल्कि थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक वीडियो, एक फ़ोटो आप अगर देखोगे कि पहले की जो साइज़ था, ठीक है, जैसे डिवाइसेस का बहुत बड़े बड़े साइज़ के आते थे वैक्यूम जो ट्यूब्स थी। ओके, और अब हम देखते हैं कि जैसे सेमीकंडक्टर के आने से, ट्रांजिस्टर के आने के, साइज़ कितना छोटा हो गया। ठीक है, ओके, तो उससे बल्कि था, हाई पावर कंज्यूम करता था, ऑपरेट करना, हाई वोल्टेज लगती थी इनको, क्योंकि वोल्टेज से तो हम कंट्रोल करते हैं करंट को। ठीक है, लिमिटेड लाइफ थी, लो रिलायबिलिटी थी, तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक है, द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न solid state semiconductor electronics goes back to 1930 when it was realized that some solid state like semiconductor and their junction offer the possibility of controlling the number and the direction of flow of current carries through them। ठीक है, तो 1930s में इसकी शुरुआत होती है, जहाँ हमें ये समझ में आता है कि ये रियलाइज़ हुआ कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्वियसली, कि अगर क्या करें हम सेमीकंडक्टर्स को का जंक्शन करें, मतलब दो सेमीकंडक्टर को हम अभी देखेंगे, हम पीएन जंक्शन जब बनाएंगे, ठीक है, उनको ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें जो करंट ऑब्टेन होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनके नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
अब डोपिंग की बात करेंगे तब हम, ठीक है, डोपिंग को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, करंट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर को बढ़ा सकते हैं। डायरेक्शन भी हम, इवन डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसमें तो बस पॉजिटिव कैथोड से एनोड की तरफ था, इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, करंट के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और साइज़ भी इसका बहुत छोटा रहेगा। तो इतनी एडवांटेज की वजह से ही हम सेमीकंडक्टर, और जैसी वहाँ आई 1930 से आज हम इतना एडवांस कर चुके हैं, ठीक है, कि अब तो बहुत, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव है, ठीक है, छोटी सी पेन ड्राइव में इतनी GB हम उसका स्टोरेज है। तो वो इस चीज़ सारी चीज़ इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी की हम तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस सारी सेमीकंडक्टर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट, हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। हीट, लाइट और स्मॉल अप्लाइड से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज के रेट को चेंज कर सकते हैं, उनका नंबर चेंज कर सकते हैं। अभी समझेंगे चैप्टर में कैसे। Note that the supply and flow of charge carrier in the semiconductor devices are within the solid cell. While in the earlier vacuum tube wall, the mobile electron were obtained from the heated cathode and they were made to flow in an evacuated spiral. तो जो सेमीकंडक्टर है इसमें जो चार्ज कैरियर है ये सेमीकंडक्टर में ही है, ओके। और जबकि जो हमने बात किया वैक्यूम ट्यूब वॉल की बात की, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैसे ऑब्टेन होते थे, कैथोड को हीट करना पड़ता था, हाई वोल्टेज लगती थी, कैथोड को हीट कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है, वैक्यूम की ज़रूरत है, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। स्मॉल साइज़ का है, पावर कम कंज्यूम करता है, ऑपरेट लो वोल्टेज में ऑपरेट करता है, लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग रिलायबिलिटी है, ठीक है। LED बल्ब की बात तो आपने, LED बल्ब भी आपने देखे होंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है उनकी, लाइफ भी ज़्यादा होती है, कम वोल्टेज में ऑपरेट करते हैं, पावर भी कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई है सेमीकंडक्टर से, ओके, LEDs वगैरह से रिप्लेस हो चुकी है, ओके, इन सारी एडवांटेज की वजह से ही। इवन द कैथोड रे ट्यूब्स यूज इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर बीन रिप्लेस बाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स विद सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। तो जो पहले कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी टेलीविज़न में, अब चेंज हो गई है। अब तो इवन ये LED मॉनिटर्स आ गए, ठीक है। और इसमें भी LCD में भी जो सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है, और LED में तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों में चेंज आ गया है, ओके। और ऑलमोस्ट सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, LEDs का सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। Much before the full implication of the semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena, lead sulfide (PbS) with a metal point contact to it was used as a detector of radio waves, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस की जब हम पूरा इम्प्लीकेशन हम समझ पाए और कर पाए, उससे पहले क्या कर दिया था, उससे पहले गलेना, लेड सल्फाइड, ठीक है। तो लेड सल्फाइड में क्या होगा, मेटल कॉन्टेक्ट बना के अटैच करके इसको डिटेक्टर की तरह यूज़ करते थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बारे में, ओके। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिस्कस सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक जंक्शन डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया है और उसका यूज़ किस तरह से डेवलप हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताया इस पैराग्राफ में। आगे बढ़ जाते हैं फिर और 14.2 की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ओके। तो कंडक्टर के बेसिस पे, कंडक्टिविटी हमें पता ना रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम डिवाइसेस को जिसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है मेटल जिनकी लो रजिस्टिविटी होती है, रेंज ये दे रखी है रजिस्टिविटी की 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम पर मीटर, और कंडक्टिविटी दे रखी है 7 पर मीटर में, ओके। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनकी रजिस्टिविटी कम होगी, इनके बीच में होगी, मेटल से कम होगी, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, और इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होगी, देखो 10⁻90 तक भी जा रहा है। तो वैल्यूज़ ऑफ रो एंड सिग्मा, ये रो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, गिवन अबाउट इंडिकेट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कुड वेल गो आउटसाइड एंड इंडिकेशन, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है वैल्यू। रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द रजिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया व्हाट डिस्टिंग्विश मेटल, इंसुलेटर एंड
semiconductor from each other. There are other some differences which will be clear as we go on the chapter. तो खाली रजिस्टिविटी है वो क्राइटेरिया नहीं है जिससे बेसिस पे हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, और भी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। और इंटरेस्ट इन द चैप्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर विच कुड बी, तो सेमीकंडक्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक हो जाएगा इसमें, तो ये नाम थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, CDS हो जाएगा, ठीक है, गैलियम ये गैलियम है और आर्सेन है क्या, ओके ना, अगर ठीक है मिस्टेक अगर होगी तो ध्यान रखना नाम में, ठीक है, CDSE है, ठीक है, कैडमियम है आई थिंक ये, और सेलेनियम है, ठीक है, इंडियम और पी से आई डोंट नो दिस, ठीक है, तो नाम एक बार आप देख लीजिए, ओके। ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, एंथ्रासीन आ जाएगा और डोप्ड थैलोसाइनाइन्स आ जाएगा, ओके। और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरोल, पॉलीएलेनाइन, पॉलीथायोफीन, ये सारे आ जाएंगे, ओके। लेकिन हमें किससे डील करना है, हमें इनसे डील करना है, सिलिकॉन जर्मेनियम से डील करना है, इस चैप्टर में तो इनकी ही बात की गई है, ओके। हाँ यार, LED वगैरह में हम पढ़ेंगे तब इनऑर्गेनिक वाले ये वाली भी देख लेंगे, ओके। जबकि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात इस चैप्टर में तो नहीं की गई है, ओके, वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, ओके। मोस्ट ऑफ द करेंटली अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइस आर बेस्ड ऑन द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम एंड कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया तो ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन दोनों पे वर्क करता है, एलिमेंटल कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक वाले पे, ठीक है, जैसे गैलियम आर्सेनिक हो गया, आर्सेनाइट हो गया, ओके, इस पे, ओके। इसके बाद however after 1990 a few semiconductor devices using organic semiconductors and semiconducting polymers have been developed signaling the birth of a futuristic technology। 1990 के बाद से ये ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टिंग पॉलीमर्स का भी यूज़ होने लगा है, तो फ्यूचर में हो सकता है इनका डेवलपमेंट हो, ठीक है, और भी बेटर हम कर सकें, ठीक है। तो अभी के लिए तो लेकिन हम जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इस पर ही यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में और सिलिकॉन जर्मेनियम पे ही फोकस करने वाले हैं, ओके। अब एनर्जी बैंड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल in an isolated atom the energy of any of its electrons is decided by the orbit in which it revolves, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल हम अच्छे से समझ चुके हैं, एटम चैप्टर में नहीं पढ़ा है आपने उस चैप्टर को, अगर तो ऑब्वियसली पढ़ के आए होंगे तब तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ओके। तो हमने देखा था कि उसमें जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड है, ठीक है। अभी आइसोलेटेड एटम क्या हो जाएगा, जो क्या है मेटल का पार्ट का नहीं है, अलग अगर एटम की स्टडी करे उसको, ठीक है। ऑब्वियसली बात है एटम क्या करेगा, साथ में एग्जिस्ट करेगा, बट इमेजिन कर सकते हैं कि आइसोलेटेड एटम है, उसमें जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो किससे डिसाइड होती है, वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उससे डिसाइड होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं ना। तो हमने देखा था कि सर्टेन स्टेशनरी स्टेट्स बोला था, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में, किसी भी ऑर्बिट में कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है, सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये रिवॉल्व कर सकता है, जिसको स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या था, NH/2π, ये हमने देखा था, ओके। तो एनर्जी उसकी डिसाइड कौन करता है कि कितने किस ऑर्बिट वो रिवॉल्व कर रहे हैं। बट वेयर द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड दे आर क्लोज टू ईच अदर, ये आइसोलेटेड एटम की बात की हमने जो बोर्ड ने बताया था। लेकिन अगर क्या होगा, जब एटम मिल के सॉलिड बनाएंगे तब पिक्चर कुछ अलग होगी। सो द आउटर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम वुड कम वेरी क्लोज और कुड इवन ओवरलैप। तो जो आउटर ऑर्बिट्स होगी ना इलेक्ट्रॉन की, जब एटम मिल के सॉलिड बना रहे तो ओवरलैप करने लगेगा, ठीक है, आउटर ऑर्बिट्स। इनर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटर पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। विच वुड मेक द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन आइसोलेटेड एटम। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो आइसोलेटेड में था वो डिफरेंट हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है। Just a second. Inside the crystal, each electron has a unique position and no two electron can see exactly the pattern of surrounding charges.
ओके, तो क्रिस्टल के अंदर देखो क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर देखते हैं। जैसे ये एटम है, थोड़ा वीक सा एग्जांपल है, ये दूसरा एटम या बहुत सारे एटम है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन पे बस क्या अब इस वाले चार्ज का ही फोर्स लग रहा है, नहीं इसका फोर्स नहीं लग रहा है, इस चार्ज का भी लग रहा है, इस चार्ज का भी लग रहा है, ठीक है। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा इस पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, उनका डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम देख रहे हैं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या हो रहा है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, इन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, वो अलग अलग लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी सब इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होगा, क्योंकि इन पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। जो मैग्नीट्यूड होगा, नेट फोर्स होगा, इन पे लगने वाला नेट फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग है, क्योंकि इनकी डिस्टेंसेस अलग अलग एटम से अलग अलग है। ओके, तो इनका सबका क्या होगा, सारे एक इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल होगा। दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विल विद कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म वाटर कॉल एनर्जी बैंड। और ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक बैंड बना देगा और उसको हम एनर्जी बैंड्स बोलते हैं, ठीक है। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉल वैलेंस बैंड, ठीक है। अब इनको जो एनर्जी बैंड्स बने, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे किस में, वैलेंस बैंड में, ठीक है। कंडक्शन बैंड में जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। वैलेंस बैंड की अभी देखेंगे एनर्जी कम होगी वैलेंस बैंड की, और कंडक्शन बैंड की क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो उससे। जैसे कि मूवी हॉल में ना, जो अभी आजकल तो मल्टीप्लेक्स पे तो नहीं, जो पुरानी मूवी हॉल पे जो मुझे याद है, ठीक है, तो एक बैल्कनी होती है, और ये क्या है, जैसे ऑडिटोरियम में हो सकता है बैल्कनी है और नीचे वाली सीट्स है। ओके, तो ये ऊपर वाली जो सीट्स है, ठीक है, बैल्कनी वाली सीट्स है, ठीक है, ये हो गया हमारा, दिस इज़ आवर कंडक्शन बैंड, एंड ये वाला हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ऐसा हो, अगर यहाँ पर साइन है कि इसकी जो टिकट कॉस्ट है वो ज़्यादा है बैल्कनी वाले की, नीचे वाले की कम है, ठीक है, तो ये टिकट में जो कॉस्ट में जो डिफरेंस है, इस केस में वो एनर्जी गैप का काम करेगा। ओके, तो अगर आपको उस लेवल तक जाना है, ठीक है, तो उस वहाँ पर बैठना है, तो आपको एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में जाना है इलेक्ट्रॉन को। ओके, एक बार फिर से रिकॉल बताता हूँ आपको, क्या बताया मैंने। एटम जब आइसोलेटेड है तब तो उनकी एनर्जी क्या है, अलग अलग थी, ठीक है, अलग जिस सेल में उस पर डिटरमाइन करते हैं। जब कंबाइन होते हैं तब क्या होगा, तब हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ठीक है, इन पे अलग अलग एटम की वजह से जो फोर्स लगेंगे अलग लगेंगे, तो ये क्या बनेंगे, एनर्जी बैंड बना देंगे, सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। और ये क्या बनेगा, जो एनर्जी लेवल बन रहा है कंटिन्यूस, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, तो ये क्या बन रहा है, एक बैंड बना रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी बैंड। ओके, और एनर्जी बैंड में भी दो बैंड बन जाएंगे, कौन कौन से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में है जो इलेक्ट्रॉन, उनमें जो वो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड हो जाएंगे। जबकि जो एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड, जो एनर्जी बैंड से वैलेंस बैंड से ऊपर होंगे, वो जाएंगे कंडक्शन बैंड। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है उनके पास, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, तो कहाँ रिसाइड करेंगे, वैलेंस बैंड में डिसाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पर ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड। जब एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, तो एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में। एक्सटर्नल एनर्जी आ जाएगी जब, ठीक है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पर चले जाएंगे, किसमें, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इफ़ द लोएस्ट level in all the conduction band happen to be the lower than the highest level of the valence band, the electron from the valence band can easily move into the conduction band, ठीक है। अब देखो, जो कंडक्शन बैंड में लोवेस्ट लेवल है, ये हाईएस्ट, कंडक्शन बैंड में तो लेवल है ना यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है,
बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। तो कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट लेवल है वो अगर क्या हो जाए, ये लोवेस्ट लेवल एल, ठीक है, यही क्या कर रहा है, अगर यही क्या लोएस्ट लेवल क्या है, वैलेंस बैंड का ये क्या है, हाईएस्ट लेवल। वैलेंस बैंड का ये क्या है, ये वाला वैलेंस बैंड है और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल। तो बेसिकली ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड इसमें, ओके नाउ सी, तो लोएस्ट लेवल है तब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। दोनों को ओवरलैप कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इजीली वो जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, और जनरली क्या होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी उसको तो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा वो। बट वैन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजी फ्रीली फ्रॉम इट, ठीक है। और अगर वैलेंस बैंड से ओवरलैप करे कंडक्शन बैंड तो क्या हो जाएगा, ईजीली क्या कर लेगा, ठीक है, क्योंकि है ना, देखो अगर इन दोनों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, ठीक है, एनर्जी ये ओवरलैप कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो मतलब एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम है, तो आराम से क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। बट अगर एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तब नहीं जा पाएगा। ओवरलैप करेगा वो सिचुएशन किस में बनेगी, मेटल्स में बनेगी, कंडक्टर्स में बनेगी, ठीक है। और एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो हो जाएगा किस में, वो बनेगा इंसुलेटर्स बनेगा, और जिसमें इंटरमीडिएट होगी वो बनाएगा हमारा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इफ़ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑल रिमेन बाउंड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा इन दोनों में, ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, एनर्जी कम है क्योंकि उनकी, which makes the material an insulator. But some of the electrons from the valence band may gain an extra energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. Then this electron will move into the conduction band. ठीक है, तो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा इन दोनों में तो क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होते जो एनर्जी गैप को क्रॉस कर ले जहाँ बाहर से एनर्जी लेके, ठीक है। At the same time they will create valence vacant energy levels in the valence band where other valence electron can move, ओके। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये रहा वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ने बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए तो इनकी जगह क्या गई, ये एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल ये जो था ये फ्री हो गया, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर ना एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो क्या कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, उनके जितने भी प्रिंसिपल क्वांटम, उनके जो क्वांटम नंबर है सेम सेंटर क्वांटम नहीं हो सकते, तो एक एनर्जी का एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन उसने वैलेंसी क्रिएट कर दी यहाँ पर, ओके। तो अब देखो 10 द प्रोसेस, उसको फिल करने के लिए क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उस वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वैकेंसी उस एनर्जी का अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है। दस द प्रोसेस क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज ड्यू टू वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन दो तरीके से होता है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझ इस बात को, होल वाली बात कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके। अगर यहाँ पर वैलेंसी क्रिएट हो गई, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो चला गया कंडक्शन बैंड में, एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी गेन करके होल क्रिएट हो गया था। अब क्या हुआ, इसको फिल करने के लिए, होल को फिल करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, अब वहाँ पर होल क्रिएट हो गया, अब उसके बगल वाला अब यहाँ आ जाएगा, इस तरह से। तो ये वैकेंसी मूव तो कौन कर रहा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि जो वैकेंसी है ना वो मूव कर रही है, लगेगा ऐसा। एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन लगेगा ऐसा अपीयर होगा कि जो वैकेंसी मूव कर रही है, तो इसकी वजह से भी इसे होल बोलते हैं, ओके। इसकी वजह से भी क्या होगा, कंडक्शन होगा, होल के मूवमेंट की। एक्चुअल में ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोलेंगे कि होल की वजह से कंडक्शन होगा, ओके।
Let us consider what happens in the case of silicon or germanium crystal containing n atoms. और सिलिकॉन और जर्मेनियम का बात करते हैं और इसमें कितने हैं n एटम है, ठीक है. फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन द थर्ड ऑर्बिट, वाइल फॉर जर्मेनियम इट इज़ फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है. तो आउटर मोस्ट इज n इज इक्वल टू 3 है ना. अब बना सकते हो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, ठीक है. 14 एटॉमिक नंबर, ठीक है. 1s2 2s2 2p6, ठीक है. इस तरह से n इज इक्वल टू 3. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है इसमें, ओके. और इसमें फोर्थ ऑर्बिट है जर्मेनियम में. एटॉमिक नंबर से पता कर सकते हो आप. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, ठीक है. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस में, दोनों में ही कितने, 4 है. 2s2 है और 2p2 है, ओके. एंड द टोटल नंबर आउटर इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल इज 4n. कितने एटम्स थे, n एटम्स थे, ठीक है. और हर एक एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्रिस्टल में कितने हो गए, 4 इंटू n, 4n. द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, ठीक है. और कितने अलाउड होते हैं हमें पता है, 8 अलाउड होते हैं, ठीक है. 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, ठीक है. तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. 4 इलेक्ट्रॉन है और कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है. तो 8 एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन, 4. तो 4n एनर्जी स्टेट्स, 8n एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है. कितने है इलेक्ट्रॉन, 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n वैकेंट्स है. This 8n discrete energy levels can either form a continuous band or they may be grouped into different bands depending upon distance between the atom in the crystal, ठीक है. तो ये 8n discrete energy levels ये एक साथ भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस नेटवर्क बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग हो सकती है इनकी. जो हमने वैलेंस बैंड अभी पढ़ा था, ये ग्रुपिंग हो सकती है. ये बैंड थ्योरी पढ़नी है, हमें उसको देखेंगे डिटेल में, तो इस बात को समझेंगे. At the distance between the atoms in the crystal lattice of silicon and germanium, the energy band of this is 6n is split apart into 2 which are separated by an energy gap. और 2 उसमें डिवाइड हो जाएगा, जो अभी आप देख चुके हैं एनर्जी गैप होता है, जिसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं. वैलेंस बैंड हो जाएगा ये वाला, और ये कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो होगा वो एनर्जी गैप होगा. तो लोअर बैंड विच इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द 4n valence electron at temperature of absolute 0 is the valence band. The other valence band consider 4n energy state is called conduction band. ऊपर वाला होगा 4n energy state वाला, this is conduction, नीचे वाला 4n जो हो जाएगा valence band. नीचे वाला valence होगा, ऊपर वाला conduction होगा, ठीक है, ओके. और जब कंप्लीट एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट जीरो में, जब टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो है, 0 केल्विन, तब किस में होगा इलेक्ट्रॉन सारे, क्योंकि एनर्जी कम है एब्सोल्यूट जीरो में, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, ठीक है. इसको कर लेते कंप्लीट पहले. तो ये देखो डायग्राम बना है, मैं उसको जितनी देर से बना रहा था, देखो यहाँ पर डायग्राम बना है. इसमें देखो 0 केल्विन में ये 4n एनर्जी स्टेट फिल है कंडक्शन बैंड, और ये 4 एनर्जी स्टेट एम्प्टी है 0 केल्विन में, ठीक है. 0 केल्विन की बात है, ये ध्यान रखना, ओके. द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन ऑल द इन द कंडक्शन बैंड इज शोन एट EC एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इज शोन इन EV. डायग्राम में जो मैंने समझाया वो दे रखा है. द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड गैप. इनके बीच जो गैप है उसको एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं. तो लार्ज, स्मॉल और जीरो हो सकता है मटेरियल पे, है ना. अब वही चीज़ बोलिए, देखो जब ये गैप क्या हो जाएगा, 3 के साइज होंगे. वन कैप ऑफ मेटल आइदर व्हेन द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड एंड द वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी. तो ये जब गैप है, जब बहुत कम होगा तब मेटल होगा, ठीक है. वही चीज़ यहाँ बोलिए, मेटल के लिए क्या होगा, देखो, ओके. ये पहला केस है मेटल्स, ठीक है. ए वाला जो है, ए वाला ये मेटल है, ओवरलैप कर रहा है
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जबकि नॉन इंसुलेटर के लिए देखो गैप बहुत 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर ये याद रखना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। एनर्जी गैप तो सेमीकंडक्टर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है। एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। लास्ट पैराग्राफ रहेगा आज के लिए, आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कल करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, केस फर्स्ट, दिस रेफर टू अ सिचुएशन as shown in figure 14.2. One can have a metal either when the conduction band is partially filled and the balance band, ये balance band नहीं valence band होगा, is partially empty, और when the conduction and valence band overlap, ठीक है। तो अगर ये partially filled है valence band और partially filled है conduction band, तब भी क्या हो सकता है, मेटल होगा, या फिर ये ओवरलैप करे, दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप करेगा तब भी क्या होगा, मेटल होगा। When the valence band is partially empty, electron from its lower level can move to higher level, making conduction possible है। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, और उनका रेजिस्टेंस ऐसे मटेरियल का बहुत कम होगा, कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। केस सेकंड देखो, इसमें क्या एनर्जी गैप होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड में बहुत रेयरली होगा जो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, क्योंकि द एनर्जी गैप इज सो लार्ज कैन नॉट बी एक्साइटेड, और नहीं जा सकता इसमें थर्मल एक्साइटेशन से इंसुलेटर्स में, ठीक है, ओके। और थर्ड केस में देखो क्या होगा, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, सॉरी इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं जा पाएगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कंडक्शन में एनर्जी गैप क्या है, इतना ज़्यादा नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ओके। तो कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस का क्या होगा, इतना हाई नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दे अगर हम तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो ये हमने बात की, ओके।